नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन पारा चंपारण वाला। आज से हम लोग जो है ज्योग्राफी में पहला चैप्टर के रूप में शुरू करने जा रहे हैं, जो होगा हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी का यह पहला चैप्टर है और बहुत सारी वैकेंसियां आ गई हैं और आने वाली भी हैं। जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी इस महीने में आ रही है। उसके बाद से बिहार एसएससी सीजीएल भी आ रहा है। बिहार एसएससी भी फॉर्म फिलअप इंटरमीडिएट का भरवा के रखा हुआ है। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और यह चैप्टर इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। यह क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हम लोग इसमें कवर कर पाए। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार को। देखिए, भारत की स्थिति को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ग्लोब को देख लेते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत और इसकी स्थिति हम जानने के लिए देखेंगे कि यह ग्लोब पे अपना स्थान कहाँ रखता है। तो हम अगर ग्लोब पे देखें, अगर हमारा यह ग्लोब हुआ, पृथ्वी हमारी हुई, यहाँ करते हैं। यह अगर हमारी पृथ्वी है। हाँ, तो इसके बीच से एक रेखा गुजरती है। पेन का कलर चेंज कर लें। इसके बीच से एक रेखा गुजरती है। यह रेखा जो है 0 डिग्री जो है, इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश जो होता है पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद से हम देखते हैं कि यह 0 डिग्री के ऊपर 90 लाइनें इस प्रकार, 90 लाइनें जो हैं इस प्रकार बनी हुई है और 0 डिग्री से शुरू होती है और यहाँ आके ध्रुव पे 90 डिग्री पे समाप्त होती है। उसी तरह अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यह लाइन जो है 90 लाइन होती है, 90 बराबर भागों में बांटा गया रहता है और लास्ट में आके यह भी 90 डिग्री पे समाप्त होती है। तो ऊपर के लिए हम जो भी यूज करते हैं तो इसको हम नॉर्थ से इंडिकेट करेंगे और इसको साउथ से इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो अक्षांश रेखा जो है 0 डिग्री से शुरू होता है और ऊपर 90 डिग्री तक जाता है और फिर 0 डिग्री से शुरू होता है और नीचे 90 डिग्री तक जाता है। तो आप यहाँ तक समझ चुके हुए हैं। तो इसी ग्लोब पे अगर हम देखते हैं तो दो लाइनें और महत्वपूर्ण हैं। एक लाइन तो हुआ हमारा यह 0 डिग्री, जिसका नाम हम रखते हैं भूमध्य रेखा। हम दूसरे पेज पे लेते हैं, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। चलिए हम दूसरे पेज पे आते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये अगर हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है। एक सेकेंड। बीच वाली रेखा जो होती है यह 0 डिग्री है और इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसे इक्वेटर भी बोला जाता है। इक्वेटर से ऊपर जो है एक लाइन है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। इसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। उसी तरह 0 डिग्री के अगर हम नीचे चलते हैं तो इसी तरह की एक और लाइन मिलती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री और यह जो है साउथ है और इसका नाम है मकर रेखा। तो हमको देखना है कि भारत जो है इसी के बीच में स्थित है, भूमध्य रेखा से ऊपर और कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच से गुजरती है। एक बात और आप लोग समझ लीजिए, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है
क्योंकि सूर्य जो है इसी के बीच में अपना मूवमेंट करता है। सूर्य का मूवमेंट जो होता है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसका मतलब है कि सूर्य जो है लंबवत रूप से इन्हीं दो रेखाओं के बीच में अपना प्रकाश डालता है। तो ये सबसे ज्यादा गर्मी के रूप में हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यह क्षेत्र जो होता है यह सबसे ज्यादा गर्म इलाका है और इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो भारत जो है, भारत की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो भारत भूमध्य रेखा से ऊपर और कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत को अगर पूछा जाए कि यह कहाँ स्थित है, तो भारत जो है स्थित होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आई होप आप बात समझ रहे हैं कि भारत कहाँ स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की जलवायु को पूछा जाए तो यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि भारत जो है यहाँ से हमारा भारत जो है यहाँ से हमारा एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। भारत का आधा हिस्सा जो होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। यह हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है यह हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। यह जो हिस्सा है इस हिस्सा को हम लोग कहते हैं शीत और उष्ण। मतलब भारत इस रेखा के ऊपर जो है शीतोष्ण कटिबंध, यह जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ है और यह क्षेत्र जो कहलाता है उपोष्ण कहिए या शीतोष्ण कहिए, उपोष्ण कहिए या शीतोष्ण कहिए। उसी तरह अगर हम बात करते हैं नीचे भी एक रेखा होगी जिसका नाम होगा 66.5 डिग्री साउथ और यह रेखा भी, यह जो है यह क्षेत्र उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध का होगा। उपोष्ण या कहिए शीतोष्ण। तो भारत की जलवायु को पूछा जाए तो भारत जो है आधा हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है और आधा हिस्सा जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। लेकिन भारत को उष्ण कटिबंधीय देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ गर्मी जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गर्मी का क्षेत्र जो है पहुंच जाता है और यह पूरा गर्म इलाका हो जाता है। तो भारत का आधा हिस्सा अगर देखते हैं तो उष्ण कटिबंध में है और आधा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में है। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए कि भारत कैसा जलवायु वाला देश है तो यह जो है उष्णकटिबंधीय देश है। आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे की तरफ। यह कर्क रेखा आप लोग समझ गए हैं, मकर रेखा समझ गए हैं। यह रेखा जो है इस रेखा का नाम हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। उसी तरह इस रेखा का नाम है आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। तो हमने चार रेखाओं को देखा, पांच रेखाओं को। बीच वाली रेखा जो थी यह 0 डिग्री अक्षांश थी और इसका नाम था भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए इसका नाम था कि यह पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही थी। ऊपर वाला हिस्सा हमारा जो है उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता था। भूमध्य रेखा के ऊपर एक लाइन थी जिसका नाम था 23.5 डिग्री और यह रेखा कहलाती थी कर्क। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम 66.5 डिग्री और यह रेखा जो है कहलाती है आर्कटिक वृत्त। उसी तरह इस भूमध्य रेखा के नीचे हम लोग आते हैं तो यह रेखा जो है 23.5 डिग्री, यह कहलाती है हमारी मकर रेखा और इसके नीचे हम लोग आते हैं तो यह रेखा कहलाती है अंटार्कटिक वृत्त। तो आई होप आप समझे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दिया जाए। क्लियर और हो गया। अब देखिए भारत का ग्लोब पे स्थिति हम लोग देख लेते हैं। यह जो रेखा है यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यह रेखा यह 23.5 डिग्री है जो भारत को बीचों बीच से गुजर रही है। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा यही है जो 23.5 डिग्री है और यहाँ जो है हमारा भूमध्य रेखा है। यह रेखा जो है हमारी भूमध्य रेखा है और इससे ऊपर जो है हमारा देश है और यह बीचों बीच से 23.5 डिग्री हमारे भारत से गुजर रही है। आगे हम लोग देखते हैं कि भूमध्य रेखा के बाद हम लोग जो है अक्षांश रेखाओं को समझ चुके हैं। अक्षांश रेखाओं के बाद हम लोग देखते हैं, देखिए अक्षांश रेखा में आप लोग एक बात और समझ लीजिए। यह रेखा भूमध्य रेखा है और इससे जो
रेखाएं ऊपर जा रही हैं, सारी की सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। उसी तरह नीचे भी हम देखते हैं तो यह एक दूसरे के समानांतर है। और इनके बीच की दूरी जो होती है 1 डिग्री, अगर यह 0 डिग्री है और 1 डिग्री पे हम लोग जाएं तो 0 और 1 डिग्री के बीच में जो है दूरी होता है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। मतलब 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में किसी व्यक्ति को 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं वैसी रेखाएं जो ऊपर से नीचे की तरफ देखिए आ रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, और इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। यह रेखाएं जो है देशांतर रेखा कहलाती हैं। यह रेखाएं जो हैं वृत्त पे एक दूसरे से मिल जाती हैं, ध्रुव पे जो है एक दूसरे से मिल रही हैं, और यहाँ भी ध्रुव पे आके एक दूसरे से मिल रही हैं। देशांतर रेखाएं जो है भूमध्य रेखा पे जब आती हैं तो इनके बीच की दूरी जो होता है मैक्सिमम होता है। इनके बीच की दूरी जो होता है यहाँ मैक्सिमम होता है, यहाँ जो है मैक्सिमम है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमध्य रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं, तो भूमध्य रेखाएं देखिएगा, भूमध्य रेखाएं बोल रहे हैं, देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं, तो देशांतर रेखाएं जो है आपस में जा करके ध्रुव पे मिल जाती हैं, यहाँ पे आके ध्रुव पे मिल जाती हैं। और पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, तो देशांतर रेखाओं में सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पे ही होगी। देशांतर रेखाओं का क्या काम है, तो देशांतर रेखाओं का काम है समय को बताना। हमारा समय का निर्धारण इन्हीं देशांतर रेखाओं से हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि देशांतर रेखाएं कैसे काम करती हैं। देखिए, पृथ्वी जो है इसकी रोटेशन करने की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ है। यह जो होता है हमारा पश्चिम हो जाता है वेस्ट, और ये हमारा हो जाता है ईस्ट। पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है इधर से, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट कर रही है। और रोटेट करने में पृथ्वी को लगता है 24 घंटा। 24 घंटा में पृथ्वी एक बार रोटेट कर जाती है अपने अक्ष पे। तो चलिए हम देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि अगर यहाँ देखते हैं हम 24 घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री चल जाती है, 360 डिग्री। पृथ्वी एक बार नाचेगी तो पृथ्वी गोल है, और 24 घंटा में यह कितने डिग्री चलेगी, तो 360 घंटे की 360 डिग्री क्रॉस करेगी। तो 1 घंटा में अगर हम बात करें तो 360 डिग्री बटा 24, यानी कि इसको हम कैंसिल करते हैं तो 15 बार में 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री चल जाती है। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री चलती है, तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री चलती है। अगर हम मिनट की बात करें, यानी कि 15 डिग्री चलने में इस घंटा को चेंज करते हैं तो 60 मिनट होगा। 15 डिग्री चलने में 60 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 60/15, 15 × 4 = 60। 1 डिग्री चलने में इसको 4 मिनट का समय लगेगा। ध्यान से देखिए आप लोग, 1 डिग्री चलने में कितना मिनट का समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगेगा। यह दोनों बात, यह बात और यह बात इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा में कोई पूछता है पृथ्वी कितने डिग्री चलेगी, तो 15 डिग्री। और 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री चलने के लिए उसे कितने मिनट का समय लगेगा, तो 4 मिनट। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं भारत का विस्तार कैसा है। हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ चुके हैं, थोड़ा सा और देशांतर रेखा को समझते हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं 360 भागों में बटी हुई होती हैं। इधर से एक रेखा गुजर रही है जिसको हम मान लिए हैं कि वह 0 डिग्री है। यह अगर 0 डिग्री है, यह 0 डिग्री है, तो इधर जब हम लोग चलेंगे तो हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं, वेस्ट की तरफ, और इधर जो चल रहे हैं इसको कह रहे हैं हम ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ चल रहे हैं। इधर से हम 180 डिग्री इधर चलेंगे और इधर से 180 डिग्री इधर चलेंगे, तो दोनों मिलके हमारा हो जा रहा है 360 डिग्री। यानी कि पृथ्वी को अगर इधर से देखना होगा, इधर से चलेंगे हम लोग 0 डिग्री के, इधर चल रहे हैं तो हमको मिल रहा है ईस्ट यानी पूरब की दिशा, और इधर की तरफ चल रहे हैं तो वेस्ट की दिशा। तो पृथ्वी, भारत पर, भारत का पृथ्वी, भारत का हम देखते हैं कि पृथ्वी पर क्या विस्तार है। इसको इरेज करते हैं, क्लियर। और भारत जो था कुछ ऐसा रखा हुआ था। भारत जो था यह भूमध्य रेखा थी, और यह कर्क रेखा थी, और कर्क रेखा के ऊपर था।
तो भारत को हम देखते हैं इस तरह का हिस्सा बना हुआ था। भारत जो था, एक तो हम लोग यह 0 डिग्री से ऊपर गए थे हम लोग, तो यह 0 डिग्री है, तो इधर हम लोग थे 23.5 डिग्री नॉर्थ में जा रहे थे। भारत का आधा हिस्सा जो था 23.5 डिग्री इसके बीचों बीच से गुजर रही थी। और हम लोग देशांतर की बात करते हैं तो यह जीरो के इधर है, यह 0 डिग्री के इधर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो भारत की स्थिति है, तो भारत कहाँ स्थित है? भारत की स्थिति कहाँ है? भारत जो है स्थित है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, भारत कितने अंश पे है। उसको हम साफ करते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं। अब देखिए भारत जो है यह मेन लैंड के रूप में यहाँ है। भारत जो है मेन लैंड के रूप में यहाँ है। तो यह जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत को अगर हम यहाँ देखें तो भारत यहाँ है, यह पॉइंट जो है, यह जो है तमिलनाडु जगह है और यह मेनलैंड है। अगर इसका लोकेशन हम बात करें तो यह हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यह क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम, तो यह जो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि भारत को पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण में इसका क्या विस्तार है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ समाप्त हो रहा है 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो अक्षांशीय विस्तार अगर भारत का पूछा जाए, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इसका हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट और सबसे उत्तरी बिंदु जो हो रहा है इसका 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरह अगर हम यह जो हिस्सा हुआ मेरा पश्चिमी हिस्सा हुआ और यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हुआ जो है सबसे पूर्वी हिस्सा हुआ, तो इसका अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस हिस्सा की हम बात कर रहे हैं, इस हिस्सा की बात कर रहे हैं। तो यह हमारा देशांतरीय विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में होगा। तो हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं अगर, तो देशांतरीय विस्तार जो होगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से चल रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। तो अगर हम पूछे कि इसका विस्तार कितना है डिग्री में, डिग्री में अगर हम अक्षांश का विस्तार देखें तो इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं, इसमें से अगर इसको घटा देते हैं 37 डिग्री 8 मिनट में से घटाते हैं हम, तो इसका अक्षांशीय विस्तार निकल जाएगा। और उसी तरह अगर हम 97 डिग्री में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाते हैं तो हमारा देशांतरीय विस्तार निकल जाएगा। एक बात और समझने वाली है कि यहाँ जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मेन लैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जा रहा है तो यह जो होगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट होगा। लेकिन वहीं हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि हमारा विस्तार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी है। तो हमारा सबसे अंतिम बिंदु जो होगा, यह बिंदु होगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इस बिंदु का लोकेशन होगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ।
तो आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे मेनलैंड की मुख्य भूमि की सबसे अंतिम बिंदु की बात की जाएगी तो 8 डिग्री 4 मिनट होगा। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाएगी तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। तो इस बिंदु का नाम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहिए या फिर कुमारी अंतरिप भी कहिए, अंतरिप भी कहिए, या फिर इसका एक और नाम है जो है कन्याकुमारी कहिए या कुमारी अंतरिप कहिए। यह बिंदु यह तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन यही इसकी बात की जाए सबसे अंतिम बिंदु की, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। या पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो हम देख लिए कि हमारा मेन लैंड का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, जो तमिलनाडु में है और इसका नाम कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिप के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार में सबसे अंतिम बिंदु जो है यह इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और इसका लोकेशन जो है 6 डिग्री 4 मिनट है। इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है और पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु जो है इस बिंदु का नाम होगा इंदिरा, यह इंदिरा कॉल नहीं है, इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और यह बिंदु जो होगा इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु जो होगा वह इंदिरा पॉइंट होगा और सबसे उत्तरी बिंदु जो होगा इंदिरा कॉल होगा। उसी तरह हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो यह रेखा जो है भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। यह रेखा जो है सर्क्रिक लाइन है। सर्क्रिक लाइन, यानी कि सर्क्रिक लाइन भी दे सकता है या गौर माता भी दे सकता है। गौर माता। तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो हो जाएगा सर्पिक रेखा भी कहा जा सकता है या गौर माता भी कहा जा सकता है, दोनों में कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम है कीबीथू। कीबीथू, कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। या फिर वालांगू के नाम से भी यह जगह जाना जाता है। तो हम देख लिए हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिक्ष मेनलैंड का, और उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल होता है। 37 डिग्री 6 मिनट का इसका लोकेशन है। यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट। इसे सर्करिक लाइन भी कहते हैं या गौर माता जगह है इस पॉइंट का नाम। उसी तरह सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं हम तो किबीतू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हम लोगों ने जो पढ़ लिया इसको एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं भारत का। थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा बाबा। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं हम तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। और दोनों का अंतर अगर हम कहें, एक बार समझा देते हैं और फिर क्लियर करके आपको फिर से लिखना होगा, दूसरा हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो अक्षांशीय विस्तार जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमि का विस्तार हुआ। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो यह हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। या इसे पार्सल पॉइंट भी कहते हैं या इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। वहीं देशांतरीय विस्तार जो हम कहते हैं, देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इसका विस्तार जो है क्या है और विस्तार से क्या फर्क पड़ता है भारत के ऊपर।
अब देखिए, अगर ये हमारा भारत है, इस तरह का कुछ नक्शा हम ले लेते हैं। भारत जो है चतुर्भुजीय आकार का है। भारत अगर देखा जाए तो किस आकार का है, तो भारत जो है इस आकार का है, चतुर्भुज के आकार का है। और ये इस बिंदु का हम लोग नाम रखे हुए थे 8 डिग्री 4 मिनट, और यह बिंदु जो था 37 डिग्री 6 मिनट था। तो इन दोनों का अंतर हम पूछें तो हम डिग्री में अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा हमारा, अक्षांशीय विस्तार जो होगा, अक्षांशीय विस्तार इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट तक 29 डिग्री जो है 2 मिनट के बराबर आएगा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दूरी जो होगी 29 डिग्री 2 मिनट के बराबर होगी। अगर हम किलोमीटर में पूछते हैं यहाँ से यह कितना किलोमीटर होगा, तो इसका मान हो जाएगा 3214 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। उसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस पॉइंट का नाम था 68 डिग्री 7 मिनट और इसका नाम था 97 डिग्री 25 मिनट। इनका भी अंतर हम देखते हैं तो देशांतरीय विस्तार का अंतर क्या हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार इन दोनों को हम घटाते हैं तो यह लगभग आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट के आसपास। और यहाँ से किलोमीटर के रूप में देखते हैं तो यह जो हो जाएगा उत्तर से पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर जो है इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो यह दूरी जो होगी 3214 होगी और यह जो दूरी होगी 2935 किलोमीटर होगी। आई होप आप समझे होंगे। चूंकि 1 डिग्री चलने में अक्षांशीय दूरी 1 डिग्री चलने में हम चल रहे थे 111 किलोमीटर, तो हमारे पास 30 है यहाँ पे, लगभग हम इसको 30 डिग्री का विस्तार मान लेते हैं। तो 30 से भी गुना करेंगे तो हमारा अप्रोक्स आ जाएगा 3 3 3 गुना। मतलब ये 3000 35 30 है, लेकिन हमारा आ रहा है 3214। यह 1 डिग्री 2 डिग्री यह मिनट के रूप में जो अंतर इससे चलते आ रहा है। उसी तरह हम देशांतरीय विस्तार कह रहे हैं, देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक 29 डिग्री 18 मिनट है और इसे किलोमीटर में देखते हैं तो 2935 किलोमीटर आता है। तो आई होप आप समझे होंगे इस बात को। चलिए हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं कुछ और बातों से, इसको हम मिटाते हैं, क्लियर करवाएंगे। अब देखिए, यह हमारा ग्लोब था। थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं, इस बात पे छूट गया था। और यह रेखा जो थी भूमध्य रेखा थी। भूमध्य रेखा जो थी यह 0 डिग्री कहला रही थी और इसके ऊपर जो था 23.5 डिग्री जो था यह नॉर्थ था। उसी तरह नीचे वाली रेखा जो थी यह 23.5 डिग्री जो थी साउथ थी। इस रेखा को हम लोग कह रहे थे मकर रेखा। और ऊपर वाली रेखा जो 23.5 डिग्री की यह कहला रही थी कर्क रेखा। और सन का मूवमेंट जो था, सन जो है यहाँ से चलता है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक आता है। तो यहाँ से यहाँ आने में 3 माह का समय लगता है। इसी तरह यहाँ से यहाँ आने में 3 माह का समय लगता है। आपको याद रखना होगा इस बात को कि सन जो है भूमध्य रेखा पे कब आएगा, सन जो है कर्क रेखा पे कब आएगा, सन जो है मकर रेखा पे कब आएगा। मतलब सन जब है, सूरज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, सन का कर्क रेखा से भूमध्य रेखा पे आने में 3 महीने का समय, भूमध्य रेखा से मकर रेखा पे आने पे 3 महीने का समय, फिर मकर रेखा से यह भूमध्य रेखा पे रिटर्न होगा, फिर 3 महीने लगेंगे, फिर भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पे रिटर्न होगा, इसमें 3 महीने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखा पे सूर्य जो है 2 बार आएगा। जब भूमध्य रेखा पे सूर्य 2 बार आएगा, सन 2 बार आएगा, तो इस कंडीशन में जिस दिन भूमध्य रेखा पे सूरज आता है, इस दिन दोनों ही गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कहिए या दक्षिणी गोलार्ध कहिए, दोनों ही गोलार्ध में दिन और रात एक बराबर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यह कब आता है। यहाँ जो सन होता है यह समय होता है 22 दिसंबर का। और इससे हम 3 महीना ऊपर चलते हैं तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, यह समय जो होगा यहाँ से यहाँ आने में मार्च होगा।
तो क्या हो जाएगा, 21 मार्च को फिर यहाँ आ जाता है। 22 दिसंबर से चलेगा तो यहाँ 3 महीने बाद 21 मार्च को पहुंचेगा। और फिर 21 मार्च से यहाँ 3 महीने के बाद चलेगा अप्रैल मई जून। और फिर यह 21 जून को यहाँ पहुंचेगा। फिर यह जून के बाद यहाँ से फिर रिटर्न होगा और 3 महीने लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर। और यहाँ आ जाएगा 23 सितंबर को। और सितंबर के बाद फिर हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर यह दिसंबर में आ गया। इसका मतलब है कि यह जो है साल में भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है 2 बार आता है। 22 दिसंबर को यह मकर रेखा पे होता है, 21 मार्च को यह भूमध्य रेखा पे जाता है, फिर 21 जून को जो है कर्क रेखा पे चला जाता है, और कर्क रेखा से फिर रिटर्न होता है तो यह 23 सितंबर पर आ जाता है। यानी कि 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों ही गोलार्ध में एक बराबर होंगे। आई होप आप समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, टाइम देखते हैं कितना हुआ है। एक सेकंड। तो भारत को हम लोग देखते हैं कि भारत, हम लोगों ने भारत के लोकेशन को समझ लिया है कि भारत कहाँ स्थित है। इसको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि भारत कहाँ स्थित है। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और यह उष्णकटिबंध के क्षेत्र में इसका आधा से ज्यादा हिस्सा पड़ता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। इसका अगर हम विस्तार देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक था। और देशांतरीय विस्तार देख रहे थे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट था। और इसकी दूरी देख रहे थे अगर हम, उत्तर से दक्षिण की दूरी, तो डिग्री में जो था लगभग 30 मिनट, यानी 29 डिग्री 2 मिनट था, तो लगभग 30 मिनट के बराबर था। वहीं अगर हम पूरब से पश्चिम का विस्तार भी देख रहे थे, इसका भी दूरी डिग्री में था 30 मिनट, और दूरी जो है कितना था, 29-33 किलोमीटर था। तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा जो है, अब हम आते हैं कर्क रेखा की तरफ। कर्क रेखा जो है भारत के, अगर ये हमारा भारत हुआ इस तरह का, अगर हम भारत बना लेते हैं। पिक्चर तो डिलीट हो गया है, कहाँ से आएगा पिक्चर। एक सेकंड रुकिए, पिक्चर ला देते हैं तो हम देखेंगे। आ गया। इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए हम देखते हैं। कर्क रेखा आ गया है पिक्चर, अब हम कर्क रेखा देखते हैं। कर्क रेखा जो है देखिए, यहाँ गुजरात से शुरू हो रहा है, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, झारखंड, बांग्लादेश और त्रिपुरा और मिजोरम को पार करता है। तो भार कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा जो है, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो पहला राज्य जो आ जाएगा वह होगा गुजरात।
देखिए गुजरात से यह गुजर रहा है। दूसरा राज्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। तीसरा राज्य जो हो जाएगा राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश। चौथा राज्य के रूप में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद में आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, हाथ नहीं गुजरा है। छत्तीसगढ़ से भी यह गुजर रहा है, देखिए आप लोग। यह जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद से वेस्ट बंगाल, उसके बाद से बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम। यह जो है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश के बाद से आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हम देखते हैं तो झारखंड आ रहा है। और झारखंड के बाद हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल आ रहा है। और वेस्ट बंगाल के बाद हम देखते हैं तो बांग्लादेश आ जा रहा है। अब बांग्लादेश के बाद दो हमारे राज्य हैं, एक तो है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद से बीच में आ गया बांग्लादेश, उसके बाद से त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो है सबसे ज्यादा गुजरने वाला जगह है, सबसे ज्यादा लंबी कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा अगर कोई पूछता है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है तो सबसे ज्यादा गुजरने वाला, सबसे ज्यादा लंबी यह रेखा जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो देखिए राजस्थान का ये हिस्सा है और सिर्फ इतना ही दूर जो है राजस्थान के हिस्सा में गुजर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में है और सबसे कम जो है यह राजस्थान में है। तो आप लोग कर्क रेखा को समझ चुके होंगे। देशांतर रेखा की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ से देशांतर रेखा थी और यहाँ से देशांतर रेखा थी। तो दोनों के बीच जो अंतर था कितने डिग्री का था? देशांतर रेखाओं में 30 डिग्री का अंतर था। हमने पढ़ा था, पीछे देखा है कि देशांतर रेखाएं 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगाती हैं। देशांतर रेखाएं 1 डिग्री चलने में कितने मिनट का समय लगाती हैं? तो 4 मिनट का। तो 30 डिग्री, अगर सन यहाँ पे है, सन पूरब में यहाँ उगता है और पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है तो हर 1 डिग्री में चलने के लिए उसे 4 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक समय का अगर हम अंतर पूछते हैं तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उग रहा है तो उस समय गुजरात में समय क्या रहा होगा? तो अगर हम इसका विस्तार देखते, 1 डिग्री में कितना चल रहा था? 4 मिनट, यानी टोटल जो हो जाएगा 120 मिनट जो होगा यह टाइम इसके पीछे होगा। यहाँ अगर सूरज निकलता है 6 बजे तो यहाँ सूरज जो निकलेगा गुजरात में 8 बजे। आई होप आप समझे होंगे कि देशांतर रेखाएं कैसे समय को प्रभावित करती हैं। इससे बचने के लिए, इस समय को, इस समय के अंतर से बचने के लिए हमने इन दोनों के बीच के एक ऐसी रेखा को मान लिया कि यह समय का सही से निर्धारण किया जा सके। तो देखिए यह जो सबसे लास्ट पॉइंट था, यह पॉइंट जो था 97 डिग्री 25 मिनट था। इसका बीच अगर हम निकालना चाहते हैं, 97 को 68 डिग्री 7 मिनट था और यह जो था 97 डिग्री 25 मिनट था। ध्यान से समझिएगा आप। इन दोनों का अगर हम अंतर कर देते हैं और अंतर को आधा कर देते हैं तो एक रेखा हमको मिलेगी जो यहां से गुजर रही होगी और यह रेखा जो होगी हमारी 82.5 डिग्री होगी। इसी को हम लोग कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको कैसे पता लगा कि यह 82.5 डिग्री क्यों होगा? तो इसका अंतर अगर हम देखते हैं 97 में से इसको 25 में से घटाते हैं तो सिर्फ इसको छोड़ दीजिए और 97 में से ही देख लीजिए 68 डिग्री। 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 8 में से 6 हो गया 2, 29 डिग्री का यह अंतर है। 29 डिग्री का अंतर, इसको आधा करेंगे, हम मान लेते हैं 30 डिग्री है, इसको आधा करेंगे तो 15 डिग्री। या तो हम इधर से 15 डिग्री चलें या फिर हम इधर से 15 डिग्री चलें। तो इधर से चलेंगे तो 68 में अगर हम 15 डिग्री ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 8 5 13, 6 1 7 1 8, यानी कि 83 डिग्री आ गया। इधर से भी अब हम 97 में से अगर हम 15 डिग्री माइनस कर देंगे, 97 में से 15 डिग्री अगर माइनस करते हैं तब भी हमको यही मिलेगा 83 डिग्री। 17 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2 और 8, 9 में से 1 गया 8, 82 डिग्री। मतलब कि एक लाइन होगी जो यही हो, इसी के आसपास होगी।
हमने 82.5 डिग्री क्यों माना? तो यह अंतरराष्ट्रीय नियम है कि हम आधा घंटा के अंतर पे ही हम इसको रख सकते हैं। तो आधा घंटा का मतलब क्या होगा? अब देखिए, 1 डिग्री का हम लोग 1 घंटे का हम देख रहे थे। 1 घंटा का मतलब क्या पढ़े हुए थे? 15 डिग्री पढ़े हुए थे। तो 30 मिनट को क्या कर सकते हैं? आधा कर देंगे। 1 घंटा का आधा होता है, तो यह हो जाएगा 7.5 डिग्री। 7.5, 7.5 डिग्री। मतलब जो भी टाइम लाइन निर्धारित किया जाएगा, वह 7.5 डिग्री के गुणज के रूप में होना चाहिए। 7.5 डिग्री से उसमें भागा लगना चाहिए। तो हम पूछते हैं अगर कि 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री जो है ग्रीनविच जीएमटी है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, और इससे हमारा देश कितना आगे है? 82.5 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, इस हमारा जो है देश 82.5 डिग्री आगे है। तो समय में हम देखें तो 82.5 डिग्री आगे है। 82.5 डिग्री का मतलब क्या होगा? 82 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब हो रहा था 4 मिनट। तो 82 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? 4 से गुना कर देंगे। 82 गुने 4, इसका मतलब 4 दूनी 8, 8 चौका 32, इतना मिनट। और आधा डिग्री का मतलब क्या हो रहा था? 1 डिग्री का मतलब 4, इसमें 2 मिनट और ऐड कर देंगे, यानी कि 330 मिनट। और 330 मिनट को हम लोग अगर घंटा में बदलेंगे, अगर हम यहाँ से हम करते हैं घंटा में इसको बदलते हैं, तो 60 से भागा देंगे। 60 से अगर हम भागा देते हैं, तो 1 0 से 6 × 25 और 1/2 घंटा। इसका यह मतलब होगा कि ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा देश का टाइम 5.5 घंटे आगे होगा। आई होप आप समझे होंगे। आप समझ गए होंगे कि यह जो हमारा टाइम लाइन है, यह टाइम लाइन ग्रीनविच जीएमटी से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और यही लाइन जो है हमारा 82.5 डिग्री हमारा आईएसटी है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य जो होगा हमारा उत्तर प्रदेश हो रहा है। देखिए अब ध्यान से, पहला राज्य हमारा क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद से यह लाइन जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। मध्य प्रदेश के बाद से यह छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ के बाद से यह उड़ीसा से गुजर रही है। और उड़ीसा के बाद से यह जो है आंध्र प्रदेश से गुजर रही है। तो 5 राज्यों से, 1 2 3, उसके बाद से 4 और 5, यह 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही थी? 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। जबकि यह जो रेखा है, कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री, यह 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। और यह रेखा दोनों आपस में आके छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो हमारा आईएसटी है, यह एक दूसरे को काटती है छत्तीसगढ़ में। तो आई होप आप समझे होंगे इस बात को। तो चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं फैक्ट के रूप में जो लगता है। चलिए, तो भारत का प्राचीन नाम अगर हम देखते हैं, भारत का प्राचीन नाम जो है आर्यव्रत भी है, या फिर जम्बूद्वीप भी से कहा जाता है। अब देखिए, दो नाम और रखा गया है इसका। एक तो है इंडिया। इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द जो है देने वाले लोग थे यूनानी। वहीं अगर हम बात करें हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द देने वाले लोग थे ईरानी। भारत का अगर देखें हम, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्रम में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा देश जो होगा रूस हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो कनाडा हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो चीन हो जाएगा। और फिर चीन के बाद से हो जाएगा यूएसए। उसके बाद से हो जाएगा ब्राजील। और ब्राजील के बाद हम देखते हैं तो ब्राजील के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद से हमारा प्यारा भारत, यह जो होगा हमारा 7वां बड़ा देश होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो बड़ा के रूप में हम देखते हैं तो यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। ठीक है। और प्रतिशत क्षेत्रफल के रूप में देखते हैं 2.4% के आसपास जो है यह पूरे धरती का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। चलिए कुछ और फैक्ट के रूप में देख लेते हैं, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। भारत जो है भारत का सबसे वन आच्छादित राज्य के रूप में हम देखें तो मध्य प्रदेश होगा। वहीं अगर हम भारत का सबसे कम सबसे अधिक था, ये सबसे कम हो जाएगा वन आच्छादित हरियाणा। आज का क्लास जो है हमारा भारत का स्थिति को देखे हैं, इसमें से बहुत सारा चीज अभी बचा हुआ है जो कल के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप इस क्लास को आप लोग देखे होंगे। आप अपना कमेंट रखिए कि कैसा लगा आपका क्लास। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर जो भी बिहार का एग्जाम हो, दरोगा हो या बिहार एसएससी का कोई भी हो, यहाँ से प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को, इस चैप्टर को समझ के आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बिना समझे हुए आप अपने इसको याद नहीं किया जा सकता है। इसे आप हमेशा भारत की स्थिति को देखने के लिए, भारत के आसपास पड़ोसी देश चाहे उसकी स्थिति को देखने के लिए आप हमेशा मैप का यूज करें। मैप को देखते देखते आपको निश्चित ही यह आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यह क्लास आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और यह अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे निश्चित शेयर करें। फिर हम लोग एक दिन अल्टरनेट करके आपके पास हम लोग दूसरे वीडियो के रूप में आएंगे इससे आगे की तरफ। धन्यवाद।